To Judiciary with Anusha. Today we are going to start with Order 2. Previously we have seen Order 1. आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि सारे ऑर्डर्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है. बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए सारे मतलब ऑर्डर्स पता होने चाहिए, सारे रूल्स पता होने चाहिए. नो, इट इज़ नॉट. अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर पर्टिकुलर स्टेट के ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि देर आर ओनली फ्यू, जैसे 51 ऑर्डर्स हैं. तो मैंने जब यूपी का पेपर एनालाइज किया था तो 10 इयर्स का पेपर अगर आप एनालाइज करो यूपी का, सो देर आर ओनली 20 to 25 ऑर्डर्स जिससे वो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं. उसके अलावा वो अभी तक 10 सालों में तो उन्होंने और किसी ऑर्डर से क्वेश्चंस नहीं पूछे. जो उनके फिक्स्ड 20 to 25 ऑर्डर्स हैं उन्हीं से पूछ रहे हैं. अब ये सब कैसे पता चलता है? ये सब पता चलता है रिसर्च से. जब आप PYQs देखते हो, एनालाइज करते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि एक पर्टिकुलर हर स्टेट का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक वे होता है एक पेपर बनाने का, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आस्क. इसके लिए हर स्टेट अपना एक यूनिक ब्लेंड रखता है कि हम ऐसा क्वेश्चंस पूछेंगे, हम इसी से रिलेटेड पूछेंगे. बट देन ऑल्सो मेंस के लिए भी आपको पता है कि मेंस में भी हर चीज़ तो नहीं पढ़नी होती है, बस वही चीज़ें पढ़नी होती है जहाँ पर आपको पता है कि कंटेंट ज़्यादा मिलेगा. वेर एज एन इंटरव्यू आपको हर चीज़ का एक एक अच्छी रीडिंग होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं. तो ऑब्वियसली हम अपनी ये फर्स्ट रीडिंग में जो हम प्रीलिम्स के लिए अभी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, इसके अंदर हम सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है या फिर पूछने की प्रॉबिलिटी है. नाउ एज वी स्टार्ट विद ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 किसके बारे में डील करता है? फ्रेम ऑफ सूट के बारे में. वैसे तो मैंने जैसे ऑर्डर 1 में क्या किया था कि इसका इंडेक्स सामने रख दिया था. ऑर्डर 2 में सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट रूल्स मैंने मार्क करे हैं बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑल्सो ऑर्डर 2 उनको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जो ऑर्डर 1 पढ़ कर आएँ, क्योंकि ऑर्डर 2 में काफ़ी सिमिलैरिटी आपको दिखेगी. नाउ ऑर्डर 2 किसकी बात करता है? फ्रेम ऑफ सूट. तो फ्रेम ऑफ सूट कि एवरी सूट शैल कंपल्सरी है कि बी फ्रेम्ड एज टू अफोर्ड ग्राउंड्स फॉर फाइनल डिसीजन. कि हर सूट में जो भी सूट है उसके अंदर जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो वो सारे इश्यूज फ्रेम कर दो जो आपके ग्राउंड हैं फॉर फाइनल डिसीजन. कि यही चीज़ें जिन पर हमें डिसीजन चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने अभी कुछ इश्यूज डाला, जब बीच में ट्रायल चल रहा हो फिर आपने कुछ डाला, तो इससे जो कोर्ट है जब वो अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो वो उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है. वेराज जब सब चीज़ें सामने होती है तब उसको एडजुडिकेट करना आसान होता है. सो एवरी सूट शैल बी फ्रेम्ड एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर द फाइनल डिसीजन अपॉन द सब्जेक्ट्स इन डिस्प्यूट. सिर्फ उन्हीं पर ही आपको सारी चीज़ें, सारे ग्राउंड्स, हर चीज़ मेंशन कर देनी है. मतलब बिल्कुल होलिस्टिक उसको रखना है जो भी मैटर इन डिस्प्यूट है. जिससे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हर रूल, हर ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है तो किसी ऑब्जेक्टिव से लिखा हुआ है. तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि फर्दर लिटिगेशन इनके बीच ना हो, इसीलिए एक ही सूट में सारी चीज़ें मेंशन कर दो कि बार बार आप एक ही टॉपिक पर, एक ही पार्टीज के बीच अलग अलग ग्राउंड्स ना लाओ. अरे मैं ये भूल गया था, मैं ये भी रिलीफ मांग सकता था. वेरी इंपॉर्टेंट रूल 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे प्रीलिम्स में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. सो आई एम सेइंग इट इज़ इंपॉर्टेंट, प्लीज़ यू हैव टू रेफर इट. सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम. नाउ एवरी सूट, अब पहले इसमें क्या लिखा था कि एवरी सूट बी फ्रेम्ड इन सच अ मैनर कि उसमें सारे ग्राउंड्स आ सके फॉर फाइनल डिसीजन. अब ये समझ लीजिए ये इनिशियल स्टेप है. रूल 2 क्या कह रहा है कि जो हर सूट के अंदर सारे क्लेम्स मेंशन करो जो प्लेंटिव इंटाइटल है उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए. जितने भी क्लेम्स हैं, जितने भी रिलीव्स हैं, जो चीज़ें आप मांग सकते हो कोर्ट से, सब मांगो. नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. इसीलिए मैंने इसको डिफरेंट हाईलाइटर में यूज़ किया है क्योंकि ये ऐसे ही आपको बेयर एक्ट पढ़नी चाहिए. बट अ प्लेंटिव वो रेलिंक्विश कर सकता है, हटा सकता है एनी रिलिंक्विश एंड पोर्शन ऑफ हिज क्लेम. आई गेस यहाँ पे रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम. अब वो अपनी मर्जी से अगर कोई क्लेम हटा रहा है जिससे कि वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ सके तो वो कर सकता है. द जनरल रूल इज़ कि आपको जितना ज़्यादा मतलब जो क्लेम आप मांग सकते हो कोर्ट से, जो रिलीफ मांग सकते हो, सब लिखो एक ही सूट के अंदर. बट अगर आप हटा दे रहे हो अपनी मर्जी से जिससे कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट में आ जाए, दैट इज़ ओके.
ना इसी चीज़ को relinquish any portion of his claim को एक्सप्लेन किया है कि जब प्लेंटिफ खुद ही ओमिट कर देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली relinquishes any portion of his claim, फिर वो बाद में ये नहीं कह सकता अरे वो तो मैंने इसलिए हटाया था जिससे कि मैं जुरिस्डिक्शन में आ सकूं, मुझे वो भी क्लेम चाहिए. नो, आप अपने मतलब समझ कर ही उसको हटा रहे हो तो फिर से आप उसको नहीं रख सकते हो, क्योंकि जनरल रूल तो यही है. दिस इज अ जनरल रूल. नाउ omission to sue for one of several relief. A person entitled to more than one relief. आपको एक से ज़्यादा रिलीफ आप उस मैटर में मांग सकते हो ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन. तो आप क्या कहते हैं, सारी या एक कोई भी रिलीफ मांग सकते हो. बट अगर आप ओमिट कर देते हो तो फिर बाद में आप उस रिलीफ को नहीं मांग सकते हो. लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप लीव ऑफ द कोर्ट से रिक्वेस्ट करो कि मैं ये रिलीफ लाना भूल गया था, या कोर्ट ही सजेस्ट करे कि आप और भी रिलीफ लिख सकते थे, और अगर लीव ऑफ द कोर्ट से आप वो रिलीफ ऐड करते हो या कोर्ट ही आपको कर देती है कि ठीक है आप रिलीफ ऐड कर लो, तब दैट इज़ ओके. वरना आप अपने खुद से पहले रिलीफ मांगते नहीं हो फिर बाद में रिलीफ मांग रहे हो, ये अलाउड नहीं है. ये रूल्स बहुत इजी है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं. और अगर आप इसको जैसे होता है ना थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच से समझो तो आपको रियलाइज़ होगा कि सीपीसी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. ये बस बेसिकली हमें एक सिविल प्रोसीडिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. अब ऑर्डर 2 में इसके अलावा कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट येस वील रीड इट नाउ. जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, जैसे आपने मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज पढ़ा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. क्या है कि आप प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट, एक ही सूट में प्लेंटिफ क्या कर सकता है, बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन, लेकिन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट जॉइंटली. Any plaintiff having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendant jointly may unite such cause of action in the same suit. बार बार घुमा फिरा कर क्या बोल रहा है कि एक सूट में आप बहुत सारे cause of actions ला सकते हो, लेकिन वो same defendant से ही related होने चाहिए. Where cause of actions are united, अब cause of actions अगर united हो जाते हैं तो court as regards the suit shall depend on जो अमाउंट या वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर है जो मिलाकर एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट, उस तरह से जुरिस्डिक्शन बनेगा. नाउ ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट. अब यहाँ पर इन्होंने इसका और नैरो अप्रोच कर दिया है कि अगर आपका रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज से लेकर कोई डिस्प्यूट है तो सिर्फ यही ओनली दीज 3 कैन बी जॉइंट. नो कॉज ऑफ एक्शन शैल unless with the leave of the court be joined with the suit of recovery of immovable property. पहले तो ये general rule है कि no cause of action shall be joined with the suit of recovery of immovable property. This is a general rule. Exception unless the leave of the court. पहला क्या है कि ये claim of means profit, claim for damages for breach of any contract and claim in which relief sought is based on the same cause of action. सो बेसिकली ये थी. अब ये चीज़ प्रीलिम्स में आने के चांसेस है कि व्हाट आर द 3 केसेस इन विच रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो. तो ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है. सो यू हैव टू रीड दिस. अगेन आपने ये ऑर्डर 1 में भी पढ़ा था कि कोर्ट के पास ये स्पेशल पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल कर सके. कहाँ पढ़ा था, ऑर्डर 1, रूल 2 एंड रूल 3A. अब इससे क्या होगा, इससे ही आप रिवाइज करते चलोगे, धीरे धीरे आप याद करते चलोगे. वो कहते हैं ना लिंकिंग कर रहे हो आप, और लिंकिंग से कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक रिविजन हो रहा होता है कि हाँ आपने उस चीज़ को समझा था और उस चीज़ को समझ कर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो. अब आता है रूल 7, ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर. ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर, वहाँ पे भी लास्ट सेक्शन रूल था, रूल 13. यहाँ पर भी यही है एंड सेम एग्जैक्टली सेम है कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और अगर आपने नहीं किया है तो माना जाएगा कि आपने वेव ऑफ कर दिया है. तो यही दिस इज़ व्हाट आपको समझना है कि कोई भी चीज़ अब देखिए ऑर्डर 2 ख़त्म हो गया. ऑर्डर 2 में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खुद भी अगर आप रीड करते तो आपको समझ में आता कि रूल 1 और रूल 2 था, क्योंकि उसके अंदर पहले एक जनरल रूल बता रहे कि जब आप सूट को फ्रेम कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि उसको ऐसे सूट को फ्रेम करो कि फिर वो मतलब
ये सूट है, अब इसके बाद मेरा फाइनल डिसीजन ही आना है, तो उसमें जितनी चीज़ें हो पाए उसको इंक्लूड करो। उसी को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने रूल 2 एक्सप्लेन किया कि आपको क्लेम रिलीव्स लिखनी होती है, तो अगर आप अपनी मतलब अपनी इच्छा से आप उसको हटा रहे हो तो फिर आप वापस नहीं उस चीज़ को क्लेम कर सकते हो, लेकिन कोर्ट की परमिशन से हटा रहे हो या कोर्ट से परमिशन लेकर फिर ऐड कर रहे हो तो वो सब कर सकते हो। बस इतना सा समझना है। एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि आप ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2 के मेंस के क्वेश्चंस देखो, प्रीलिम्स में क्या क्या आया है देखो, बाकी स्टेट्स के भी देखो, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं आएगा। इसके बियॉन्ड बस एक चीज़ आ सकती है, वो है केस लॉस। तो जब हम ये ख़त्म कर लेंगे तब हम एक केस लॉस की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे कि ये हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच हो। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर ऑर्डर्स।